हेलो मेरे प्यारे छात्रों, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जैसा है मॉडर्न हिस्ट्री का फटाफट रिवीजन का एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें लगभग वैसे सभी फैक्ट को हम इसमें रख दे रहे हैं जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में हम आपको शुरू किए थे कहाँ से, तो हमने आपको पढ़ाया था बंगाल के सारे नवाब कि कैसे मुगल कमजोर हो जाते हैं औरंगजेब के बाद, मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है, उसके बाद सुजाउद्दीन बनता है उसका दामाद, फिर सुजाउद्दीन का लड़का बनता है सरफराज। सरफराज की गिरिया के युद्ध में हराने के बाद फिर जो है सो नवाब बन जाते हैं अलवर्दी खां, और अलवर्दी खां का बाद जो बंगाल का नवाब बनता है वो बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला तक की कहानी आप पढ़ चुके थे। उसके बाद हम बताए कैसे प्लासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला के साथ एक धोखा होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, युद्ध में वो हार जाता है और वादे के मुताबिक मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। ये कहानी आपको पता है, 1757 में ये कहानी हो गया। तो जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो मीर जाफर खुल करके अंग्रेजों के ऊपर धन खर्च करता है वादे के मुताबिक, कि जैसे अंग्रेज कहे थे कि हाँ भाई तू ये कंडीशन है तभी हम तुमको नवाब बनाएंगे। तो आइडिया है नहीं शासन चलाने का, उसका खजाना बिल्कुल खाली हो जाता है और बंगाल की स्थिति चरमरा जाती है। अंग्रेज उस पे आरोप लगाते हैं अयोग्य शासक का कि तुम एक अयोग्य शासक है, तुम्हें शासन चलाने का आइडिया नहीं है, अनुभव नहीं है, हम तुम्हें हटा देंगे बंगाल के नवाब से। खुद मीर जाफर 2-3 साल में तंग आ गया था कि अब हम बंगाल का नवाब नहीं रहना चाहेंगे, किसी कारणवश हम इसे छोड़ देंगे। बंगाल के नवाब के पद से उसे हटा दिया गया। तब बनाया गया है बंगाल का नवाब मीर कासिम को। यहां से कहानी अब आप हम पढ़ेंगे जिसमें बक्सर के युद्ध को हम आपको टच करने वाले हैं। 1760 में बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर कासिम। बंगाल का नवाब बनता है मीर कासिम। इसका शासनकाल है 1760 से 63 तक। ठीक है, सारे नवाब कंप्लीट हो गए होंगे आपके। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, दिन सरफराज, दिन अलवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर और मीर जाफर के बाद मीर कासिम। तो मीर जाफर कठपुतली नवाब था, है ना। जैसे ही मीर कासिम नवाब बनता है, इसके साथ भी अंग्रेज शर्त लगाते हैं, शर्त रखते हैं, इस शर्त के अनुसार तुम्हें ये काम करना है। लेकिन मीर कासिम चतुर व्यक्ति है, ये अंग्रेजों की बात को नहीं सुनता है और स्वेच्छा से शासन चलाना शुरू कर देता है। ये क्या क्या काम करता है मीर कासिम का काम आप देखिए क्या यह करता है बंगाल के लिए, है ना। तो सबसे पहले काम ये करता है कि बंगाल की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद। यहां से ये बंगाल की राजधानी को कहां लेकर के चला जाता है? तो ये मुंगेर लेकर के चला जाता है, यानी कि मुंगेर को इसने बंगाल का राजधानी बना दिया, अंग्रेजों से दूर चला गया। पहली काम। दूसरा काम क्या करता है, ये जो दस्तक का व्यवस्था किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा, तो दस्तक के व्यवस्था को ये समाप्त कर देता है। दस्तक की व्यवस्था को ये समाप्त कर देता है। ठीक है, अब देखिए दस्तक क्या था। तो अंग्रेजों को फर्रुखसियर के द्वारा कुछ छूट दिया गया था मुगल शासक के द्वारा कि हाँ इसके अनुसार आप व्यापार कर सकते हैं, आपको कर में रियायत मिलेगी, कुछ छूट मिलेगी। लेकिन अंग्रेज इसका दुरुपयोग कर रहे थे, है ना। वो भारतीय व्यापारियों को जो है सो इसको सौंप दिए थे, गलत तरीके से बेच देते थे और भारतीय व्यापारी भी दस्तक का फायदा उठा रहे थे और टैक्स का पैसा जो है, कर का पैसा ये नवाब के खजाने में नहीं जा रहा था। तो ये मीर कासिम को लगा इससे तो कोई फायदा है नहीं। अब इसके कारण जो है, जो भारत के बंगाल के जो व्यापारी थे वो नवाब को अपना दुश्मन मानते थे कि नवाब हमसे टैक्स लेता है, और अंग्रेज को अपना हितैषी मान बैठे कि अंग्रेज हमें छूट देना चाहता है, तो उसने समाप्त कर दिया। अब अंग्रेजों को लगा कि ये क्या कर दिया, ये तो हमारा एक कमाई का जरिया बंद कर दिया। और उसी समय अंग्रेजों को एहसास हो गया कि हमने गलत आदमी को नवाब बना दिया है, ये सुनने वाला नहीं है ना। तो मीर कासिम क्या किया है, दस्तक प्रथा जो था, दस्तक का व्यवस्था को वो समाप्त कर दिया। इसने
मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री भी स्थापित किया है। बंदूक की फैक्ट्री स्थापित किया है ना। कहां स्थापित किया है? मुंगेर में, है ना। बंदूक की फैक्ट्री स्थापित किया, ये कहां स्थापित किया है? मुंगेर में। आप ध्यान से सुनते भी चलेंगे और देख करके यहाँ पे बोर्ड पे जो नोट्स हम आपके लिए बनवा रहे हैं उससे आप राइट डाउन करते चलेंगे। बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश करेंगे और आपका 80% सिलेबस कवर हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। आप इन क्लासेस के बाद आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर का राउंड लेकर के आएंगे तब आपको एहसास होगा कि आपने मात्र ये 10-12 क्लास में आप पूरा इतिहास समझ लिया, आप कंप्लीट कर चुके हैं अपने सिलेबस का, और तो 80% तो जरूर आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बंदूक की फैक्ट्री स्थापित करता है। तो इस तरह से अंग्रेज ना अब उसे नहीं चाह रहे हैं कि रखें, वो बगावत कर देता है। 1763 में उसे नवाब के पद से हटा दिया गया। बंगाल के नवाब के पद से मीर कासिम को हटा दिया गया। ये पटना हत्याकांड को भी अंजाम देता है ना। एलिस जो रहता है एक अधिकारी है अंग्रेजों का, वो इसके कोठी पे कब्जा कर लेता है मीर जाफर के, तो पटना में आके जम के उत्पात मचाता है मीर कासिम। एलिस मारा भी जाता है। तो पटना हत्याकांड भी यही करवाया है ना, जो इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? पटना हत्याकांड, है ना। इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। पटना हत्याकांड किसके कारण हुआ था? तो एक अंग्रेज अधिकारी था एलिस, और किसके साथ ये हो गया था झगड़ा? तो मीर कासिम के साथ। इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे, कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये घटना हुई। अब जब नवाब के पद से हटा दिया गया तब मीर कासिम क्या करता है? मीर कासिम भाग भाग करके जाता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास, है ना। सिराजुद्दौला अलग था और जो मारा गया ये प्लासी के युद्ध में। अब वो जाता है शुजाउद्दौला के पास और कहता है कि कुछ लालच देता है, कुछ वादा करता है उससे कि अगर युद्ध में जीत जाएंगे तो हम इतना पैसा देंगे, चलो हम लोग अंग्रेजों को हराते हैं। नहीं तो आज बंगाल को अपने अधिकार में अंग्रेज लिया है, आने वाले समय में अवध को भी वो अपने कब्जे में ले लेगा। शुजाउद्दौला तैयार है, वो तैयार है कि हाँ हम साथ देंगे तुम्हारा। फिर दोनों मिलकर के जाते हैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास दिल्ली। तीनों की बैठक होती है, बात बनती है कि हाँ हम लोग तीनों संयुक्त रूप से अंग्रेजों पे हमला करेंगे। और ये जो तीनों मिलकर के अंग्रेजों पे हमला करते हैं, यही युद्ध बक्सर के युद्ध से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे कि बक्सर का युद्ध क्या था। ठीक है, अब कुछ बात को आप जानेंगे। बक्सर का युद्ध डेट क्या था मेरे प्यारे बच्चों? डेट इसमें है आपका 22 अक्टूबर 1764। याद रखेंगे। स्थान कहां है ये बक्सर? तो बक्सर बिहार में है ना। बक्सर किस राज्य में है? बिहार में। प्लासी कहां था? प्लासी बंगाल में था। प्लासी किस नदी के किनारे था? भागीरथी नदी के किनारे था। और ये बक्सर जो है वो बिहार में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है? युद्ध शुरू होता है। एक तरफ कौन है? तो एक तरफ तीनों का संयुक्त सेना। कौन है? शाह आलम द्वितीय, ये मुगल शासक है। शाह आलम द्वितीय, है ना। कौन है ये? ये है आपका मुगल शासक है शाह आलम द्वितीय। दूसरा इनके साथ कौन जुड़ता है? तो शुजाउद्दौला। कौन जुड़ता है? शुजाउद्दौला। ये कौन है? तो ये है अवध का नवाब, है ना। ध्यान से सुनेंगे, ये कौन है? अवध का नवाब है। अवध का नवाब है। तीसरा व्यक्ति कौन जुड़ता है? जिसके पास कुछ नहीं है, नवाब भी नहीं है वो, है ना, कुछ नहीं है उसके पास, खोने के लिए कुछ नहीं है, वो है मीर कासिम, है ना। तीसरा व्यक्ति कौन है? मीर कासिम। और सबको यही युद्ध के लिए तैयार करता है मीर कासिम। समझ पा रहे हैं बात को आप? उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, दूसरी तरफ कौन है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। दूसरी तरफ है आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का है, यानी कि अंग्रेज हैं यहां पे।
और इसका नेतृत्व कर रहा है अंग्रेज एक अधिकारी है हेक्टर मुनरो। नाम जरूर आप ध्यान रखेंगे कि कौन नेतृत्व कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समझ पा रहे हो? बिल्कुल कहानी की तरह आपको सीखना है और सीख करके मॉडर्न हिस्ट्री पे इतना कमांड बना लेना है कि कहीं भी क्वेश्चन दिखे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, लघुत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, या किसी भी वनडे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी आप बैठे हो, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए, जो भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ लेते हैं उससे। ठीक है, तो यहां पे हेक्टर मुनरो है। इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। बक्सर के युद्ध में तीनों संयुक्त सेना, शाह आलम द्वितीय का, शुजाउद्दौला का और मीर कासिम, तीनों का संयुक्त हार होता है और यहीं से शुरू हो जाती है भारत का गुलामी का दौर, जो 200 वर्षों तक हमें गुलामी की जकड़ रखा, गुलामी के जंजीर में। प्लासी का युद्ध एक रूट बनाया, एक मार्ग तय किया, प्रशस्त किया अंग्रेजों के लिए कि हां अब भारत में शासन स्थापित किया जा सकता है। लेकिन बक्सर के युद्ध ने पूरी तरह से उसको भारत में जड़ मजबूत कर दिया। पूरी तरह से अब एक व्यापारी नहीं रहे, बल्कि एक शासक के रूप में भारत पर इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वास्तविक रूप से अंग्रेजों का शासन कब शुरू होता है, इसी बक्सर के युद्ध के बाद शुरू होता है। अब सारा नीति निर्धारण कि कैसे टैक्स वसूले जाएंगे, कैसे किस पे कितना टैक्स लगेगा, कौन सा व्यवस्था होगा, जो द्वैत शासन लेकर के आया, रैयतवाड़ी शासन लेकर के आया, महालवाड़ी शासन लेकर के आया, अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया, ये सारे नीति निर्धारण, किस देश से माल आएगा, किस देश को यहां से कच्चा माल भेजा जाएगा, सारा कुछ अब अंग्रेज तय करेंगे 1764 के बाद। यही कहा जाता है कि 1764 के युद्ध ने भारत को गुलाम बना दिया और उसी युद्ध के बाद जो है सो भारत गुलामी के जंजीर में जकड़ गया। यहां पर कहा जाता है कि शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था, वो अंग्रेज से मिल चुका था युद्ध के पहले ही, तो हार हो गया। हारने के बाद मीर कासिम तो भागा, सबसे पहले भागा। कुछ नहीं था इसके पास, ना कोई राज्य था, ना कोई परिवार था, ना कुछ था, कुछ नहीं था, भाग गया, है ना। बाद में कहीं दिल्ली में 1777 शायद कहा जाता है, कहीं भिखारी के रूप में मरा हुआ मिला, इसकी डेथ हो गई, है ना। भिखारी, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था। कभी नवाब हुआ करता था बंगाल जैसे प्रांत का, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि अंत में भिखारी के रूप में भटकते भटकते ये दिल्ली में मर गया। ठीक है, अब अवध का नवाब कहां जाएगा, मुगल शासक कहां जाएगा, तो ये लोग के साथ अंग्रेजों ने एक संधि साइन करवाया, जो इलाहाबाद के संधि के नाम से जाना जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद का संधि हुआ है, कैसे अंग्रेज यहाँ व्यापारी से एक शासक के रूप में उभर करके आए और भारत पर इन्होंने शासन चलाना शुरू कर दिया। उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे। मीर कासिम कौन है, तो मीर जाफर के बाद बनने वाला नवाब है, जो 1760 से 63 तक रहा। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर कर देता है, दस्तक व्यवस्था को समाप्त कर देता है, बंदूक की फैक्ट्री स्थापित करता है मुंगेर में, पटना हत्याकांड को अंजाम देता है और उसके बाद अंग्रेजों से बक्सर के युद्ध का शुरुआत करता है 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, बक्सर के युद्ध में भारत के 3 शासक, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक है, शुजाउद्दौला अवध का नवाब है और मीर कासिम जो है वो पूर्व नवाब है बंगाल का, लेकिन अभी वो कुछ नहीं है। और इधर है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा है हेक्टर मुनरो। इतना बात आप समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद जब युद्ध खत्म होता है तो किया जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि को हम लोग देखेंगे कि इस संधि में क्या होता है। ठीक है, ये 1765 में होता है संधि, है ना। 1765 में ये संधि होता है आपका 1765 में, है ना। संधि में क्या होता है उस बात पे भी हम लोग बात करेंगे, है ना। देखिए इलाहाबाद की संधि, तो एक है संधि का नाम है प्रथम संधि, है ना, प्रथम संधि।
और इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय संधि। ठीक है, आप देख लेंगे ये कौन सा संधि है, तो इलाहाबाद का संधि है, इलाहाबाद का संधि है। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रथम संधि का डेट है 12 अक्टूबर 1765 और इसका है 16 अक्टूबर 1765। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आसान समझ पा रहे होंगे। प्रथम संधि जो हुआ है वो मुगल शासक शाह आलम के साथ हुआ है, वही कौन, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इस संधि में क्या बात की गई, अब बंगाल का नवाब बन चुका है निजामुद्दौला, निजामुद्दौला है ना, वो अपना शासन देखेगा। द्वैत शासन उसके शासन काल में हुआ है, हम लोग बात करेंगे, है ना। तो अभी आप देखेंगे कि शाह आलम, ठीक है, शाह आलम को कहा गया कि तुमने साथ क्यों दिया भाई, तुम मीर कासिम के बहकावे में क्यों आया, मुगल सम्राट हो, दिल्ली में बैठे हो, शासन चला रहे हो, मीर कासिम के बात में तुम क्यों आया, तुम्हारे साथ भी संधि होगा और तुम्हें भी जो है सो कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें, तुम्हारे राज्य पर भी हमारा अधिकार होगा। ठीक है, अभी संधि अंग्रेज करना चाह रहे हैं, उसी समय उधर कर्नाटक का युद्ध चल रहा है, तो एकदम से तीनों पर अटैक नहीं करके वो सोच रहा है कि बिहार बंगाल को भी ले लें, अवध को भी ले लें, सब चाह रहा है, लेकिन अचानक अगर ऐसा करता है तो भारी विद्रोह होने का डर है, तो मुगलों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ वो नहीं करता है। इसे क्या बोलता है कि अब हमें तुम बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी तुम हमें दे दो, है ना। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अंग्रेज को प्राप्त होता है ना, अंग्रेज को प्राप्त होता है। क्लियर है, किसी बात में दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या होती है संधि में कि ठीक है, मतलब अब टैक्स वसूली का काम कंपनी करेगी, टैक्स जो वसूला जाएगा वो कंपनी के द्वारा वसूला जाएगा। दूसरी घटना क्या घटती है कि वो कहता है अंग्रेज कि शाह आलम को प्रति वर्ष 26 लाख रुपया पेंशन देंगे हम, है ना, क्या देंगे, पेंशन देंगे, 26 लाख रुपया, ये तय होता है, लेकिन टैक्स तुमको नहीं वसूलना है। मालिक बन गए अंग्रेज, यही तो हुआ है बक्सर के युद्ध के बाद कि अब अंग्रेज जो है सो बन गया भारत का मालिक, और इसको पेंशन पे छोड़ दिया कि सालाना हम 26 लाख रुपया तुम्हें दे देंगे, बाकी हम कुछ नहीं देंगे, सारा बिहार से, उड़ीसा से और बंगाल से टैक्स हम वसूलेंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। चलिए, अब बुलाया जाता है महाराज जिनको, कौन है ये, तो अवध के नवाब सुजाऊ दौला, इसके साथ होता है द्वितीय संधि, सुजाऊ दौला के साथ। ठीक है, अब बुलाते हैं, अब तुम आओ, आओ पास आओ। मीर कासिम को साथ देने चले थे, क्या नतीजा निकला, भाग गया मीर कासिम। अब किसे मिलेगा दंड, मान लो दो लोग चोरी जाता है, एक पकड़ाया एक भाग गया, भाग गया सो तो भाग गया, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए तुम ही बताओ। तब मिलती है सुजाऊ दौला को सजा। क्या सजा मिला इसको, तो इसके 2 प्रदेश, बहुत ही टैक्स वहां से आता था, व्यापारिक स्थल था वो, इलाहाबाद और कड़ा, इसके 2 प्रदेश सुजाऊ दौला के, जो अवध था, तो अवध का, सुजाऊ दौला कहाँ का नवाब है, अवध का, चर्चा कर चुके हम। तो इलाहाबाद, कड़ा सुजाऊ दौला से लेकर के, सुजाऊ दौला से लेकर मुगल शासक को दे दिया गया, है ना, मुगल शासक को दे दिया गया, है ना, मुगल शासक को दे दिया गया कि अब इलाहाबाद और कड़ा किसके नेतृत्व में रहेगा, तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में रहेगा। अब भाई उसे क्यों दिया, तो वो तो युद्ध से भाग गया था ना, युद्ध के पहले ही संधि कर लिया था अंग्रेजों के साथ, मिल गया था, तो उसे तो कुछ इनाम मिलना चाहिए।
इसलिए अंग्रेजों ने उसे इलाहाबाद और कड़ा अवध के नवाब से छीन करके शुजाउद्दौला से और सौंप दिया किसे? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को। समझ पा रहे होंगे आप। दूसरी बात कहा अंग्रेज कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी अवध में कर मुक्त व्यापार करेगी। अवध में कर मुक्त व्यापार। कर मुक्त व्यापार से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझ रहे हैं आप? कि अवध में अब हम लोग व्यापार भी करेंगे और कोई टैक्स भी नहीं देंगे तुमको। अब नहीं तो फिर पूरा अवध हम कब्जा कर लेंगे। मान गया शुजाउद्दौला कि ठीक है, आप बिना टैक्स के हमारे यहां व्यापार कर सकते हैं। तीसरी बात, नवाब के खर्चे पे, अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसके खर्चे पे अंग्रेजी सेना बैठा दिया गया अवध नवाब के दरबार में कि अंग्रेजी सेना यहां रहेगा, कुछ जो तुम्हारे आसपास रहेगा, तुम्हारी देखभाल करेगा, एक खर्चा तुम उससे दोगे। लेकिन असल मकसद क्या था कि कुछ अपने सेना को वो नवाब के पास रखना चाहता था अंग्रेज, ताकि अगर फिर से कहीं कुछ चालबाजी करना चाहे शुजाउद्दौला तो इसकी तुरंत खबर अंग्रेजों को मिले और अवध के नवाब को नियंत्रित कर लिया जाए। इसलिए वहां पे बैठा दिया गया। 50 लाख रुपया युद्ध में खर्च का जुर्माना लिया गया शुजाउद्दौला से, है ना। 50 लाख रुपए लिए गए अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। मतलब अब सारा नीति निर्धारण है ना मेरे प्यारे बच्चों, अब अंग्रेज तय कर रहे हैं कि कैसे नवाब को रहना है, कैसे मुगल सम्राट को रहना है, अब वो तय कर रहे हैं। अब भारत का यहीं से गुलामी का दौर शुरू हो जाता है। तो प्लासी हम आपको पढ़ाए, बक्सर पढ़ाए, कुछ सीखिए, कुछ समझिए, एग्जाम तो है ही, साथ साथ भारत को जानिए कि क्या हो रहा था, उस समय की स्थिति क्या थी, परिस्थिति क्या थी, कैसे कैसे देश धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ रहा था। वो गलती आज हम दोबारा ना करें, इसलिए इतिहास पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जागरूक रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम तो आता रहेगा, एग्जाम में तो क्वेश्चन आपको करना ही है, लेकिन बिल्कुल कहानी के माध्यम से और भी सोर्सेज आप देखिए, सिर्फ मेरे क्लास नहीं, और भी कहीं से अगर कुछ जानकारी मिलता है नवाब के बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में, अंग्रेज धीरे धीरे कैसे एंग्लो मैसूरी युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, कर्नाटक का युद्ध लड़ते हैं, कैसे कैसे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, और एक समय आता है कि संपूर्ण भारत पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तो कैसे ये बढ़ा है, इस बात को जानिए और आने वाले समय में उस तरह का गलती दोबारा ना करें, इसलिए अलर्ट भी रहिए। अब बाकी एग्जाम आते रहेगा। अगर आप इस क्लास को लगातार देखते हैं तो एक बार फिर हम अपनी बात को दोहराते हैं कि चाहे जनरल कंपटीशन का किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले बनेगा और सबसे पहले यही क्वेश्चन को आप बनाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर आप 12th आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो लघुत्तरीय जो 30 प्रश्न आते हैं, अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ लेते हैं, 30 में आपको 15 करना रहता है, तो 30 में आप 12 प्रश्नों को, 15 आपको करना है टोटल, 12 प्रश्न केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री को हिट करता है। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री मेरे साथ 10 से 12 क्लास में आप लगे रहते हैं तो बिल्कुल आप 10 से 12 प्रश्न को कर सकते हैं और साथ साथ दीर्घ में भी 2 प्रश्न आप बना पाएंगे और ऑब्जेक्टिव तो छूटेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि कैसे भू राजस्व को वो संभालते हैं, द्वैत शासन लेकर के आते हैं, रैयतवाड़ी लेकर के आते हैं, महालवाड़ी लेकर के आते हैं, इन पे बात होगी। और फिर हम लोग चलेंगे थोड़ा सा जनजातीय विद्रोह सिद्धू कान्हू का चर्चा करेंगे, क्योंकि वो उसी समय हुआ है घटना, और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे 1857 का वो मंगल पांडे वाला विद्रोह, सैनिक विद्रोह के आसपास। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और लगातार आप छुट्टी में भी क्लास पे बने रहेंगे और छुट्टी में क्लास देखते रहेंगे और अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहेंगे, ताकि जब भी रिवीजन का मौका मिले पेज पलटो धड़ाधड़ रिवीजन होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।